नमस्कार। आज हम आपको ले चल रहे हैं अंटार्कटिक महासागर की बर्फीली दुनिया में एक ऐसी कहानी सुनने जो सही में रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्कुल। सोचिए, एक जहाज, उस पर 28 लोग, और वो जहाज लाखों टन वजनी बर्फ के बीच फंस जाए। फंस भी ऐसा जाए कि मतलब हिलना भी मुश्किल। हाँ, और ये कोई आज की बात नहीं है। ये हुआ था आज से 111 साल पहले। तब तो आप जानते हैं ना, ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ना जहाज इतने मजबूत थे। सही बात है। और ये कोई 1-2 दिन या हफ्ते महीने की बात नहीं थी। नहीं नहीं, ये पूरे 2 साल तक चली थी। 2 साल तक वो जिंदा रहने की जंग। इसको अक्सर कहा जाता है द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। और शायद सही भी कहा जाता है। हमारी आज की ये जो गहन चर्चा है, इसका आधार है बर्फ में फंसे 28 लोगों की दास्तान नाम का एक लेखा। हाँ, और इस कहानी के जो हीरो हैं वो है सर अर्नेस्ट शैकल्टन। एक मशहूर एक्सप्लोरर थे वो। उनका मकसद सिर्फ नई जमीनें खोजना नहीं था, वो तो इंसानी सहन शक्ति, जिसे अंग्रेजी में एंड्योरेंस कहते हैं। हाँ, एंड्योरेंस। उसकी हदों को आजमाना चाहते थे। और मजे की बात यह कि उनके जहाज का नाम भी एंड्योरेंस ही था। बिल्कुल। और उनका लक्ष्य भी कोई छोटा मोटा नहीं था। वो सिर्फ अंटार्कटिका पहुंचना नहीं चाहते थे। नहीं, क्या करना चाहते थे? वो उसे पैदल पार करना चाहते थे, एक छोर से दूसरे छोर तक। ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था। अरे बाप रे, पैदल पूरे अंटार्कटिका को? हाँ, इस मिशन का नाम भी बड़ा जोरदार था, इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। लेकिन इतने खतरनाक सफर के लिए लोग कहाँ से मिलते? क्रू ढूंढना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, मुश्किल तो था। तो शैकल्टन ने एक कह सकते हैं बड़ा अनोखा विज्ञापन दिया अखबार में। अच्छा, क्या लिखा था उसमें? सीधा सीधा लिखा था, मैन वांटेड फॉर हैजार्डस जर्नी, मतलब खतरनाक यात्रा के लिए आदमी चाहिए। साफ साफ चेतावनी। एकदम साफ। उसमें लिखा था तनख्वाह कम मिलेगी, ठंड जानलेवा होगी, महीनों अंधेरा रहेगा, खतरा लगातार बना रहेगा, और सबसे बड़ी बात, वापस जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं है। अरे, तो फिर कौन आया होगा? हैरानी की बात है, फिर भी उन्हें 27 लोग मिल गए। ये दिखाता है कि या तो उनमें गजब की हिम्मत थी या फिर शैकल्टन के नेतृत्व पर उन्हें पूरा भरोसा था। कमाल है। ये वो लोग थे जो शायद खतरे में ही अवसर देखते थे। शायद। लेकिन तभी एक और मुश्किल आ गई। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। हाँ, 1914 की बात है। तो लगा होगा कि अब मिशन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। ब्रिटेन तो खुद युद्ध में शामिल हो गया था। ऐसे में एक प्राइवेट एक्सपीडिशन को भेजना अजीब लगता। हाँ, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पर ब्रिटिश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। शायद सोचा होगा कि इससे देश का मनोबल बढ़ेगा। खैर, फिर बात आती है जहाज की, एंड्योरेंस। हाँ, वो जहाज भी तो खास था। बहुत खास। वो कोई आम जहाज नहीं था। उसे खास तौर पर मोटी अमेरिकन ओक लकड़ी से बनाया गया था। और सुना है उसका डिजाइन भी ऐसा था कि बर्फ का दबाव झेल सके कुछ हद तक। हाँ, उसका जो ढांचा था वो थोड़ा गोल था नीचे से, ताकि बर्फ जब दबाए तो जहाज ऊपर उठ जाए, कुचला ना जाए। और ये हाइब्रिड था। हाइब्रिड मतलब? पाल भी और इंजन भी। हाँ, पाल भी थे और स्टीम इंजन भी। इसका एक पिछला इतिहास भी है। ये पहले पोलर बेयर के शिकार के लिए बना था। अच्छा, शिकार के लिए? हाँ, अमीर शिकारियों को ले जाने के लिए। पर वो बिजनेस चला नहीं, तो शैकल्टन ने इसे खरीद लिया और इस मिशन के लिए तैयार किया। तो सारी तैयारियां हो गईं और फिर यात्रा शुरू हुई? हाँ, 8 अगस्त 1914 को एंड्योरेंस इंग्लैंड से निकला। अटलांटिक पार किया, अर्जेंटीना रुके, फिर साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचे। साउथ जॉर्जिया, ये नाम याद रखना होगा। हाँ, ये बाद में बहुत अहम साबित होगा। तो साउथ जॉर्जिया से 5 दिसंबर 1914 को वो आगे बढ़े अंटार्कटिक महासागर के वेडल सी की ओर। वेडल सी, सुना है ये बहुत खतरनाक इलाका है बर्फ के लिहाज से। बिल्कुल। जहाज पर 28 लोग थे और साथ में लगभग 50 कुत्ते भी थे, स्लेज खींचने के लिए। अच्छा, कुत्ते भी थे? हाँ, शुरुआत अच्छी रही। लगभग 1.5 महीना, मतलब 46 दिन वो बर्फीले समंदर में आगे बढ़ते रहे। अपनी मंजिल वासिल बेस से सिर्फ 1 दिन की दूरी पर थे वो। वेडल सी में फंस गए। हाँ। वेडल सी अपनी मोटी बर्फ की चादरों के लिए बदनाम है। अचानक जहाज ऐसी बर्फ में घिर गया जो मतलब कहीं कहीं 18 फीट तक मोटी थी। 18 फीट? बाप रे। एंड्योरेंस उस बर्फ को तोड़ नहीं पाया। दूर जम गया। अपनी मंजिल से सिर्फ 130 किलोमीटर पहले। ओह, सिर्फ 130 किलोमीटर। इतनी पास आकर फंस जाना तो बहुत ही निराशाजनक रहा होगा। बहुत ज्यादा। पहले तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ वक्त की बात होगी, बर्फ हटेगी। क्रू ने 2 दिन तक जी तोड़ मेहनत की। मतलब बर्फ काटी होगी? हाँ, आरी और कुल्हाड़ियों से बर्फ काट काट कर रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा 2 दिन में सिर्फ 300 मीटर आगे बढ़ पाए। सिर्फ 300 मीटर? साफ था कि ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल।
प्रकृति की ताकत बहुत ज्यादा थी। तो फरवरी 1915 में शैकल्टन को मानना पड़ा कि अब वो बर्फ के साथ ही बहेंगे। जहाज अब हिल नहीं सकता था। तो उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। गर्मियां आए, बर्फ पिघले और रास्ता खुले। एंड्योरेंस अब एक तरह से उनका विंटर स्टेशन बन गया, जो बर्फ के साथ बह रहा था। बाप रे, एक अनिश्चित इंतजार। ऐसे में क्रू का हौसला बनाए रखना तो सबसे बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल, और यहीं पर शैकल्टन का नेतृत्व काम आया। उन्होंने न सिर्फ सख्त अनुशासन रखा, बल्कि लोगों को व्यस्त रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए बहुत कुछ किया। जैसे कि रोजाना के काम तो थे ही, लेकिन साथ में वो चर्चाएं करवाते थे, डेक पर सॉकर खेलते थे, एक दूसरे के बाल काटते थे, मिलकर खाना बनाते थे। जहाज पर जो कुत्ते थे, बिल्लियां थीं, उनसे भी लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव बन गया था। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें मुश्किल वक्त में बहुत सहारा देती हैं। बहुत। ये दिखाता है कि लीडरशिप सिर्फ हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि टीम की मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना है। लेकिन वक्त बीतता गया, क्या बर्फ पिघली, रास्ता खुला? अप्रैल 1915 आया, बर्फ कुछ टूटी तो, लेकिन एक नया खतरा पैदा हो गया। नया खतरा कैसा? बर्फ की जो विशाल सिल्लियां थीं, वो दबाव के कारण एक दूसरे पर चढ़ने लगी। मतलब करोड़ों टन बर्फ का प्रेशर, और ये प्रेशर अब सीधा जहाज पर आने लगा। ओ, यानी कुचलने का डर। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई दैत्य जहाज को दबा रहा हो। क्रू ने जहाज के आसपास की बर्फ हटाई तो कुछ वक्त के लिए दबाव कम हुआ, पर खतरा बना रहा। फिर आई 14 जुलाई 1915 की रात। जहाज के नीचे से एक भयानक कड़कड़ाहट की आवाज आई और जहाज एक तरफ तेजी से झुक गया। क्या हुआ था उस रात? कोई बड़ी टूट-फूट? सुबह जब जांच की तो पता चला कि बर्फ के दबाव ने जहाज का रडर तोड़ दिया है। रडर यानी जिससे जहाज को दिशा देते हैं। अरे नहीं, रडर टूट गया? मतलब जहाज अब बेकाबू हो गया? पूरी तरह से बेकाबू। अब वो सिर्फ बर्फ के बहाव के रहमो करम पर थे। सोचिए, 7 महीने से फंसे हुए, किसी इंसानी बस्ती से 2000 किलोमीटर दूर, कोई रेडियो संपर्क नहीं, मदद की कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। उनका एकमात्र सहारा उनका जहाज था, और अब वो भी बुरी तरह डैमेज हो चुका था। उन्हें फंसे हुए 9 महीने हो चुके थे। वो जो बड़ा सपना था अंटार्कटिका पार करने का, वो तो कब का पीछे छूट गया। हाँ, अब तो बस जिंदा कैसे रहा जाए, यही सवाल था। फिर एक रात अचानक बर्फ के दबाव की एक जबरदस्त लहर आई। उस लहर ने क्या किया? एंड्योरेंस को तोड़ दिया। उसने एंड्योरेंस को लगभग 30 डिग्री तक झुका दिया। जहाज की लकड़ियां चरमराने लगी, उनमें दरारें पड़ गईं और बर्फीला पानी तेजी से अंदर भरने लगा। ओहो। क्रू ने पूरी रात पंप से पानी बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी भरने की रफ्तार बहुत तेज थी। यानी एंड्योरेंस का अंत आ गया था। हाँ, 27 अक्टूबर 1915 को शैकल्टन को वो आदेश देना पड़ा जिसका सबको डर था। जहाज खाली करो, अबैंडन शिप। सब कुछ छोड़कर बर्फ पर उतरना पड़ा। हाँ, जिंदा रहने का अब यही एक रास्ता था। जो भी जरूरी सामान था, खाना, कपड़े, स्लीपिंग बैग, कुत्ते और वो 3 छोटी लाइफ बोट्स, सब कुछ जहाज से उतारकर बर्फ की चादर पर ले आए। और फिर उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने जहाज को, हाँ, अपने घर को, अपने एंड्योरेंस को बर्फ के दबाव में धीरे धीरे टूटते और फिर बर्फीले समंदर में समाते हुए देखा। अब उनके पास सिर्फ वो बर्फ की तैरती हुई सिल्ली और ऊपर खुला आसमान। अब आगे क्या? कहाँ जाने का सोचा उन्होंने? शैकल्टन को एक द्वीप के बारे में पता था, पॉलेट आइलैंड। वहां कभी कभी सप्लाई छोड़ दी जाती थी। वो करीब 550 किलोमीटर दूर था। 550 किलोमीटर? लेकिन वहां पहुंचते कैसे, वो भी बर्फ पर? यही मुश्किल थी। 3 छोटी नावों में इतने लोगों का जाना मुमकिन नहीं था, तो पहले सोचा पैदल चलें। स्लेज पर सामान लादा, नावों को भी खींचने की कोशिश की। लेकिन बर्फ पर चलना भी तो आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं, वो कोशिश भी नाकाम रही। फिर उन्होंने देखा कि वो जिस बड़ी बर्फ की सिल्ली मतलब आइस फ्लो पर थे, वो हवा और पानी के बहाव से पॉलेट आइलैंड की तरफ ही जा रही थी। अच्छा। तो उन्होंने उसी पर रहने का फैसला किया। हाँ, उन्होंने तय किया कि वो इसी तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पर रह के अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, एक तरह से किस्मत के भरोसे। ये तो बहुत बड़ा जुआ था। बिल्कुल। और अगले 6 महीने उनकी जिंदगी के शायद सबसे मुश्किल महीने थे। खाने पीने का क्या हुआ? खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। वो जिंदा रहने के लिए पेंगुइन और सील का शिकार करने लगे। फरवरी 1916 आते आते हालत ये हो गई कि हर आदमी को दिन में सिर्फ 1 बिस्किट मिल पाता था।
सिर्फ एक बिस्किट? हाँ, और फिर वो सबसे दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। कुत्तों वाला? हाँ, खाने की इतनी कमी हो गई कि उन्हें अपने प्यारे कुत्तों को मारना पड़ा। इससे कुछ दिन का खाना तो मिला, पर ये उन सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। समझा जा सकता है, इतने महीनों का साथ था। हाँ, ये दिखाता है कि जिंदा रहने की लड़ाई कितनी क्रूर हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन क्या वो पॉलेट आइलैंड पहुंचे? नहीं, किस्मत ने एक बार फिर धोखा दिया। वो बर्फ की सिल्ली रास्ता बदलकर पॉलेट आइलैंड की जगह एलिफेंट आइलैंड की तरफ बहने लगी। एलिफेंट आइलैंड ये कहाँ था? ये एक और छोटा वीरान द्वीप था, पॉलेट आइलैंड से अलग दिशा में। ये एक और बड़ा झटका था उनके लिए। और मौसम कैसा था इस दौरान? मौसम भयानक हो गया। बर्फीले तूफान, जोर की लहरें, तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। -20? हाँ, कई लोगों को फ्रॉस्ट बाइट हो गया, हाथ पैर सुन्न पड़ गए, गलने लगे, सबके मुंह और जबान सूज गए थे, कुछ खाना पीना भी मुश्किल हो गया था। सोच कर ही कम कभी छूटती है। क्या वो एलिफेंट आइलैंड तक पहुंच पाए? हाँ, किसी तरह पहुंचे। अप्रैल 1916 में वो बर्फ की टूटती बिखरती सिल्ली के सहारे एलिफेंट आइलैंड के पथरीले किनारे पर उतरने में कामयाब हुए। जमीन, आखिरकार जमीन मिली। हाँ, सोचिए, पूरे 16 महीने बाद उनके पैरों ने ठोस जमीन को छुआ था। एक बहुत बड़ी राहत थी ये। लेकिन एलिफेंट आइलैंड पर था क्या? क्या वहां जिंदा रहा जा सकता था? नहीं, यही मुश्किल थी। एलिफेंट आइलैंड एकदम बंजर उजाड़ जगह थी, न पेड़, न पौधे, न कोई खास जानवर। शैकल्टन समझ गए कि यहाँ ज्यादा दिन टिकना नामुमकिन है। अगर मदद बाहर से नहीं आई तो सब मारे जाएंगे। तो अब क्या रास्ता बचा था? मदद कैसे आती? सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो लगभग नामुमकिन सा था। यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर था साउथ जॉर्जिया आइलैंड। वही साउथ जॉर्जिया जहां वो पहले रुके थे? हाँ, वही। वहाँ एक वेलिंग स्टेशन था, मतलब मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती थी। शैकल्टन ने फैसला किया कि वो अपने 5 सबसे तगड़े साथियों के साथ 3 लाइफ बोट्स में से जो सबसे अच्छी हालत में थी उसे लेकर साउथ जॉर्जिया जाएंगे मदद लाने। 1300 किलोमीटर एक छोटी सी खुली नाव में, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक तूफानी समंदरों में से एक में। ये तो मतलब पागलपन था। ये बहादुरी थी, या कह लीजिए निराशा में उठाया गया कदम था। 24 अप्रैल 1916 को शैकल्टन और उनके 5 साथी उस छोटी सी नाव जेम्स केयर्ड में बैठकर उस जानलेवा सफर पर निकल पड़े। पीछे 22 लोग उनकी राह देख रहे थे। हाँ, उन 22 लोगों की जिंदगी अब इन 6 लोगों के हौसले पर टिकी थी। उस नाव यात्रा के बारे में सोचकर ही डर लगता है। वो 16 दिन नरक जैसे थे। लहरें इतनी ऊंची उठती थीं, कभी-कभी 90 फीट तक, कि नाव खिलौने की तरह उछलती थी। 90 फीट यानी 8-9 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें। हाँ, और ठंड इतनी कि पानी जम जाता था। नाव पर लगातार बर्फ की परत जम जाती थी जिसे हटाना पड़ता था। और सबसे बड़ी चुनौती थी रास्ता ढूंढना। नेविगेशन। उस जमाने में जीपीएस तो था नहीं। जीपीएस क्या, उनके पास एक भरोसेमंद कंपास तक शायद ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो सिर्फ कभी कभार दिखने वाले सूरज और रात में तारों की मदद से अंदाजा लगाकर आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ सूरज और तारों के सहारे 1300 किलोमीटर? हाँ, एक छोटी सी गलती उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटका सकती थी और फिर मौत पक्की थी। वो दिन में मुश्किल से 80 किलोमीटर का सफर तय कर पाते थे। बहुत ही धीमी रफ्तार। लेकिन 16 दिनों की इस अविश्वसनीय, अमानवीय लड़ाई के बाद 10 मई 1916 को वो साउथ जॉर्जिया के तट पर पहुंच गए। पहुंच गए? वाह, मतलब मिशन कामयाब रहा, वो बच गए। पूरी तरह से नहीं, एक और मुश्किल अभी बाकी थी। अब क्या? वो द्वीप के गलत किनारे पर पहुंचे थे, वीरान किनारा। जो वेलिंग स्टेशन था वो द्वीप के दूसरी तरफ था, और बीच में थे बर्फ से ढके 4000 फीट ऊंचे पहाड़। अरे बाप रे, मतलब इतनी भयानक समुद्री यात्रा के बाद अब पहाड़ चढ़ना था? हाँ, और उनके पास कोई खास पहाड़ चढ़ने के औजार भी नहीं थे। बुरी तरह थके हुए थे, लेकिन शैकल्टन और उनके 2 साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। अगले 36 घंटे वो बिना रुके चलते रहे। 36 घंटे लगातार? हाँ, उन बर्फीले पहाड़ों को पार किया। जब वो दूसरी तरफ वेलिंग स्टेशन पहुंचे तो उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। मतलब? एकदम मैले कुचैले कपड़े, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए, आंखें अंदर धसी हुई। स्टेशन के लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही सर अर्नेस्ट शैकल्टन है जो 1.5 साल पहले यहाँ से गुजरे थे। लेकिन अब कम से कम वो सुरक्षित थे
और अब एलिफेंट आइलैंड पर फंसे बाकी लोगों को बचाने की बारी थी। बिल्कुल। शेकरडन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, फौरन बचाव की कोशिशें शुरू की। लेकिन मौसम इतना खराब था और समंदर में इतनी बर्फ थी कि 3 बार उनकी कोशिश नाकाम रही। 3 बार नाकाम? समय तो बीतता जा रहा था। हाँ, एलिफेंट आइलैंड पर फंसे लोगों की हालत बिगड़ रही होगी। हर गुजरता दिन उनकी उम्मीद कम कर रहा होगा। तो क्या वो बचाए जा सके? शेकलटन पहुंच पाए उन तक? आखिरकार चौथी कोशिश कामयाब हुई। 30 अगस्त 1916 को शेकलटन को दूर से एलिफेंट आइलैंड के ऊपर धुएं का एक हल्का सा सिग्नल दिखाई दिया। धुआं? मतलब वो लोग जिंदा थे? हाँ, जब शेकलटन नाव लेकर किनारे पर पहुंचे तो वो नजारा देखने लायक था। उनके सभी 22 साथी जिंदा थे। पिछले 4 महीनों से वो उल्टी नाव के नीचे किसी तरह गुजारा कर रहे थे। सभी 22 लोग? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। बिल्कुल, ये शेकलटन के अटूट इरादे, उनकी टीम की अविश्वसनीय हिम्मत और शायद थोड़ी किस्मत का नतीजा था। जिस दिन वो इंग्लैंड से निकले थे, 8 अगस्त 1914, उसके ठीक 2 साल और 22 दिन बाद सर अर्नेस्ट शेकलटन अपनी पूरी टीम के हर एक सदस्य को जिंदा वापस ले आए। एक भी जान नहीं गई। अविश्वसनीय। उनका जो मूल मिशन था अंटार्कटिका को पैदल पार करना, वो तो असफल हो गया। हाँ, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये जो जिंदा बचने की कहानी ही, ये अपने आप में एक इतनी बड़ी उपलब्धि बन गई जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। बिल्कुल सही। ये कहानी लीडरशिप की किताबों में पढ़ाई जाती है। ये सिखाती है कि सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद कैसे जिंदा रखी जाती है, टीम को कैसे एक साथ जोड़े रखा जाता है और इंसान की सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं है। और इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ हाल ही में भी आया है ना? एंड्योरेंस जहाज से जुड़ा हुआ। हाँ, वो भी अपने आप में एक कमाल की बात है। 2022 में, यानी इस घटना के 107 साल बाद, एंड्योरेंस जहाज का मलबा खोज लिया गया। कहाँ मिला? अंटार्कटिक महासागर में, वेडल सी में ही, करीब 3000 मीटर यानी लगभग 10,000 फीट की गहराई में। इतनी गहराई में? और क्या हालत थी मलबे की? यही तो सबसे हैरतअंगेज बात है। जहाज लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है। लकड़ी वैसी की वैसी है क्योंकि वहां ठंडे पानी में उसे गलाने वाले जीव नहीं है। यहाँ तक कि जहाज के पीछे लिखा एंड्योरेंस नाम भी आज साफ साफ पढ़ा जा सकता है। कमाल है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी हमें इंसानी जज्बे और सहन शक्ति की इंतहा दिखाती है। हाँ, ये लीडरशिप का एक बेहतरीन केस स्टडी है। कैसे एक लीडर अपनी टीम को प्रेरित करता है, उन्हें एक साथ रखता है और असंभव को संभव बनाता है। साथ ही ये प्रकृति की जबरदस्त ताकत और उसकी अप्रत्याशितता का भी एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, प्रकृति के अपने खेल होते हैं। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान इतना जोखिम क्यों उठाता है? क्यों वो ऐसी खतरनाक यात्राओं पर निकलता है जहां जान जाने का पूरा खतरा होता है? क्या ये सिर्फ रोमांच की तलाश है या कुछ साबित करने की चाहत? या शायद अपनी सीमाओं को जानने और उन्हें पार करने की एक अंदरूनी इच्छा? ये सवाल हमेशा बना रहता है। और शायद एक सवाल ये भी है कि क्या कभी-कभी असफलता सफलता से भी बड़ी कहानी बन जाती है? जैसे एंड्योरेंस की ये कहानी। मिशन भले ही फेल हुआ, लेकिन इसने इंसानियत की जीत की एक अमर कहानी लिख दी।